अस्सलामुअलैकुम। जीनी और पोरस तिलबैब गए थे। तेजपाल अपने दो मातियतों के साथ उनके ताकुब में था। सोनिया अपने एक सुरागरसा मातियत के साथ पेरिस जाने वाले त्यारे में उसे भटका कर ले आई थी। वो इस तवील अरसे में सोनिया को जीनी और उसकी मातियत सुरागरसा को पोरस समझता रहा। उसने डमी पोरस बनने वाले सुरागरसा को हलाक करने के लिए एक जहरीला मशरूब पिलाना चाहा। नतीजे में खुद उसका अपना मातियत वह मशरूब पीकर मर गया। पेरिस पहुंचने से पहले ही सोनिया ने अपनी चालबाजी से तेजपाल को यह जता दिया कि ना वो जीनी और पोरस हैं और ना ही टेलीपैथी जैसा इल्म जानती हैं। अब तक दूसरे टेलीपैथी जानने वालों ने उनके दिमागों पर कब्जा जमाकर उन्हें मेकअप करने और जीनी और पोरस की एक्टिंग करने पर मजबूर किया था। तेजपाल सख्ते में बैठा था। उसके पास CIA वालों के अफराद की कार आकर रुकी। उन्हें और दूसरी एजेंसी वालों को भी एयरपोर्ट के कंप्यूटर और दूसरे जराये से मालूम हो चुका था कि इस त्यारे से तेजपाल आ रहे। उनके अफसरान भी उसके इस्तकबाल के लिए आए थे। उन सब ने कहा, हम जानते हैं कि आप यहाँ CIA के ख़ास मेहमान हैं। हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। वह उनसे किसी वक्त मुलाकात करने का वादा करके CIA के करामदेह बंगले में रिहाइश के लिए आया। वहाँ डिनर के वक्त आला अफसर ने कहा, हमें हेडक्वार्टर से जीनी और पोरस के सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आप पहली बार टेलीपैथी जानने वालों का सामना कर रहे हैं। हाँ, जब वो नीलमा जिंदा थी तो भारत में तनहा मेरे हाथ आ गई थी। मैं दिल्ली के ज़ाती बंगले में ले जाकर अपने एक माहिर हिप्नोटाइज करने वाले के ज़रिए उसे अपनी मामूला बनाना चाहता था। ऐसे वक्त मुझसे बड़ी गलती हुई। वो ये है कि मैंने उसके मुखालफिन को नज़रअंदाज किया। पारस और पोरस भी नीलमा की ताक में लगे हुए थे। मुख्तसर ये कि उन दोनों के अलावा गुरु नारंग भी हमारे दरमियान आ गया। तब से मैं एक टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन से निजात पाता हूँ तो दूसरे के ज़ेरे असर आ जाता हूँ। आला अफसर ने पूछा, क्या अब भी आप किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले के ज़ेरे असर हैं? आप अनजान बनकर यह सवाल कर रहे हैं। आपके 18 रूपोश टेलीपैथी जानने वालों में से अब 16 रह गई हैं। उन 16 में से किसी ने मुझे अपने ज़ेरे असर रखा है। मैंने सुना है कि जिस पर तनवीमी अमल किया जाता है उसे कभी ये मालूम नहीं होता कि उस पर अमल किया गया है और उसका आमिल कौन है। ये मैं नहीं जानता कि उन 16 में से आमिल कौन है, लेकिन CIA हेडक्वार्टर के आला अफसर ने बताया है कि अब मेरे अंदर की बातें छुपी नहीं रहेंगी। उन्हें मालूम है कि मेरे अंदर अल्फा आती थी। वो मुझे बहका रही थी कि मैं किसी तरह तिलबैब आ जाऊं तो वो मेरे दिमाग को भी अपनी तरह मुर्दा बना देगी। फिर कोई दुश्मन मेरे दिमाग को टेलीपैथी के जरिए ढूंढ नहीं सकेगा। आप तो अल्फा की मक्कारियों को हमसे ज़्यादा जानती हैं। वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले मक्कार हैं जो धोखे से किसी के दिमाग में कब्जा जमाती हैं। यानी आप हमारे टेलीपैथी जानने वालों को भी मक्कार और धोखेबाज कह रहे हैं? क्या यह सच नहीं है? मेरा ख्याल है इस मौजू पर बातें की जाएंगी तो तलखी पैदा होगी। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 1 घंटा पहले एक फैक्स मौसूल हुआ था। उसमें लिखा था कि जीनी और पोरस तिलबैब पहुँच गए हैं। वाकई वो बहुत चालाक हैं। मैं समझता रहा कि अमेरिका में बड़ी बड़ी वारदातें करने के बाद वो बाबा साहब के दायरे में जाएंगे और इसके लिए वो पेरिस जाने वाले किसी तैयारे में सफ़र करेंगे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भी डमी बनने वाली जीनी ने एबनॉर्मल हरकतें की और मैं तस्लीम करता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार धोखा खा गया। हम कुछ और सोच रहे हैं। वो क्या? एल्पा चाहती थी कि आप जीनी और पोरस का ताक़ुब करते हुए तिलबैब आएँ, फिर वो वहाँ से आसानी से आपको ट्रैप कर लेगी। वो कुछ सोचता रहा। आला अफसर ने पूछा, क्या हम गलत सोच रहे हैं? नहीं, ये दुरुस्त हो सकता है। मुमकिन है जीनी और पोरस को मेरे ताक़ुब का इल्म ना हो, लेकिन एल्पा मेरे दिमाग में आती है तो मुझे उसकी सोच की लहरें महसूस नहीं होती। आप उसकी सोच की लहरों को क्यों नहीं महसूस कर सकते? हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले ने मेरे एक पुराने साहब का लबो लहजे को मेरे दिमाग में नक्श किया है। ये लबो लहजा वो भी जानती है, इसलिए चोरी छुपे मेरे अंदर आ जाती है। फिर तो तस्दीक हो जाती है कि एल्पा आपको तिलबैब ले जाना चाहती थी। ये हो सकता है, लेकिन बाद में जीनी, पोरस या उनके दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को मालूम हो गया हो कि मैं जीनी और पोरस के ताक़ुब में हूँ। इसलिए एल्पा ने जिस औरत मर्द को डमी जीनी और पोरस बनाया था, उन दोनों मियाँ बीवी के दिमागों पर फरहाद के टेलीपैथी जानने वाले हावी हो गए हैं और तनहा एक टेलीपैथी जानने वाली एल्पा उनके मुकाबले पर पसपा हो गई है। यकीनन ऐसा ही हुआ है। एल्पा की ऐसी हरकतों से फरहाद के टेलीपैथी जानने वालों को भी मालूम हो गया है कि आपके जहन में किस लबो लहजे को नक्श किया गया है। तेजपाल ने परेशान होकर कहा, मैं अनजान हूँ और ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में डेरा डालते जा रहे हैं। आपको इस पहलू पर अच्छी तरह गौर करना और मुखालफिन से निजात हासिल करने की तदबीर करना चाहिए। अब तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा, वरना ये परेशानी मेरी ज़ात को खा जाएगी कि मैं बेशुमार अनजाने दुश्मनों के निर्गे में हूँ और मेरे अंदर का कोई अहम राज अब राज नहीं रहा करेगा। खाने के बाद आला अफसर ने कहा, पेरिस की सैर करो, ज़रा रंगरलियाँ मनाओ। तुम्हारा दिल भी बहलता रहेगा और तुम्हें खुले जहन से कोई अच्छी तदबीर सोचने का मौका भी मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। आप हमारे आदमियों को फ़ोन कर दें कि मैं आधे घंटे बाद यहाँ से निकलने वाला हूँ। वह सब मुझसे दूर ही दूर रहकर मेरी निगरानी करते रहें। मेरे साथ अमेरिका से जो मातियत आया था उसका मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे मालूम है।
मैं उसी के ज़रिए दूसरे मातियतों को ज़रूरत के वक्त करीब बुलाऊंगा। आला अफसर फ़ोन करने लगा। तेजपाल लिबास तब्दील करने दूसरे कमरे में चला गया। फिर आधे घंटे बाद वो दोनों उस बंगले से निकले। आला अफसर अपनी कार में चला गया। तेजपाल सीआईए वालों की नई शानदार कार में बैठकर वहां से रवाना हुआ। पेरिस की एक शाहराह पर मखसूस रफ्तार से ड्राइव करने लगा। फिर उसने अकबनुमा आईने में देखने के बाद मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने मातियत से पूछा, क्या हमारे आसपास दूसरे मातियत हैं? यस सर, वो किसी को शुबा करने का मौका नहीं देंगे। क्या हमारे मातियतों की किसी गाड़ी का नंबर PRS 3202 है? उसका रंग सफ़ेद है। मैं अभी मालूम करता हूँ सर। उसने थोड़ी देर बाद कहा, नो सर, हमारे साथियों में से किसी की गाड़ी का ये नंबर नहीं है। सभी को इतला दो, ये कार बंगले से मेरे ताक़ुब में है। उसने दूसरे मातियतों को ताक़ुब से आगाह किया। फिर CIA के रिकॉर्ड कीपर को वो नंबर बताए। रिकॉर्ड कीपर ने दूसरी खुफिया एजेंसियों के रजिस्टर देखकर कहा, इस नंबर की गाड़ी मुसाद के पास है। आला अफसर ने फ़ोन पर तेजपाल से कहा, मुसाद एजेंसी का मतलब है एल्पा अपने एजेंटों से काम ले रही है। हमने सही अंदाज़ा लगाया था कि वो जीनी और पोरस के ताक़ुब के बहाने तुम्हें अपने मुल्क में ले जाना चाहती थी। तेजपाल ने कहा, मैं हैरान हूँ। जब वो चुपचाप मेरे दिमाग में आकर मालूम कर सकती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ, तो अपने एजेंटों को मेरे पीछे लगाने की क्या ज़रूरत है? वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हारे दिमाग में होगी, लेकिन किसी मौके पर तुम्हें घेरने या अगवा करने के लिए जिस्मानी तौर पर उसे वहाँ अपने आलेकारों की ज़रूरत पेश आ सकती है। वो तायद में सर हिलाकर बोला, हाँ, फिर तो उसके आलेकारों की शामत आने वाली है। मेरा मशवरा है उनसे न उलझो। अभी फैक्स के ज़रिए कहा गया है कि तुम्हें बंगले में पहुँच आराम करना चाहिए। सफ़र की थकान भी है। तुम आज रात गहरी नींद के मज़े लो, कल सुबह देखा जाएगा। ठीक है, मैं अपने बंगले में जाऊँगा, लेकिन ऐसी जल्दी भी नहीं। मेरा अपना भी एक तरीक़ाकार है, दैट्स ऑल। वह मोबाइल फ़ोन को बंद करने के बाद एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने लगा। ये देखने लगा कि अल्पा के मातियत ताक़ुब कर रहे हैं तो उसे किसी जगह घेर सकते हैं या किसी मौके पर उसे सिर्फ ज़ख्मी करके फ़रार हो सकते हैं, ताकि अल्पा आसानी से उसकी दिमागी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसे अपना मामूल और ताबे बना ले। वो एक लंबी ड्राइव के बाद बंगले में वापस आया। अपने बंगले का अंदरूनी जायज़ा लिया, फिर मुतमईन होकर लिबास तब्दील करने के बाद बिस्तर पर आकर लेट गया। उसने अपनी गैर मामूली सलाहियत से कार के अकबनुमा आईने में बहुत दूर से ताक़ुब करने वाली दुश्मनों की कार का नंबर पढ़ लिया था। उस बंगले में कहीं कोई छुप कर रहता तो उसकी छठी हिस्स उसे खतरे से आगाह कर दी। अगर उसे बेहोश करने के लिए खाने पीने की किसी चीज़ में कोई ज़रा रसान दवा मिलाई जाती तो उसे सूंघते ही किसी होने वाली साजिश को मालूम कर लेता। उसने मुतमईन होकर आंखें बंद की, अपने दिमाग को हदायत दी, फिर सो गया। वो नहीं जानता था कि कितनी देर तक सोया रहा। अचानक उसकी आंख खुल गई। हल्की सी ठुस की आवाज़ आई थी, जैसे साइलेंसर लगाकर रिवॉल्वर से गोली चलाई गई हो। आवाज़ बाहर से आई थी, लेकिन कोई गोली उसके बेडरूम में नहीं आई। वो करवट लेने के अंदाज में लुढ़कता हुआ बेड से नीचे आ गया। फिर दूसरी बार, इसके बाद तीसरी बार वही साइलेंसर से मुंसलिक फायरिंग की आवाज़ें आईं। यह अंदाज़ा हुआ कि बाहर CIA के एजेंट्स उसकी निगरानी पर मामूर थे। उन पर मुखालफिन ने हमले किए हैं। फिर आवाज़ें बंद हो गई। तेजपाल अपना पिस्तौल लोड करके फर्श पर ईंगता हुआ दरवाजे के पास आया। उसके की होल से झांक कर देखा। दूसरी तरफ कॉरिडोर वीरान था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। कोई हल्की सी आवाज़ भी आती तो वह सुन लेता और समझ लेता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। दुश्मन उसकी गैर मामूली सलाहियतों से वाकिफ़ थे, इसलिए बंगले के अंदर नहीं थे, वरना वो हल्के से कदमों की हल्की सी आहट भी सुन लेता। फिर वह चौंक गया। उसके सूंघने की हिस्स ने बताया कि कमरे में बू है और यह बू फैल रही है। उसने उठकर बू की सिमत देखा। एक रोशनदान से प्लास्टिक की एक नलकी बाहर से कमरे के अंदर आई थी और इससे हल्की सी गैस खारिज हो रही थी। वह दौड़ता हुआ एक मेज़ के पास गया और उस पर रखी हुई चीज़ों को उसने हाथ मारकर नीचे फेंक दिया और मेज़ को उठाकर रोशनदान के पास आया। वहाँ मेज़ को रखकर वो इस पर चढ़कर प्लास्टिक की नली को मोड़कर खारिज होने वाली गैस को रोकना चाहता था। उसी वक्त वह नलकी बाहर की तरफ खींच ली गई। रोशनदान का जो पट ज़रा सा खुला हुआ था वो बंद हो गया। अब उसने इसे खोलना चाहा। वो अंदर से बासानी खुल सकता था, मगर अब खुल ना सका। वह बंगले की पिछली दीवार थी। वहाँ कुछ लोग मौजूद होंगे। उन सब ने रोशनदान के पट को पूरी कुव्वत से बंद कर दिया होगा। ऐसी जद्दोजहद के वक्त सांस लेते रहना पड़ता है। वो काफ़ी हद तक गैस आलूद हवा में सांस ले चुका था। उसने अपने अंदर से तमाम सांस खारिज करके और सांस रोककर उस रोशनदान के पट को घूंसा मारना चाहा। वो अगर ना खुलता तो टूट ज़रूर जाता, लेकिन सांस ना लेने से सर चकरा गया। उसके अंदर से योगा के अंदाज में सांस निकली थी, लेकिन गैस मौजूद रह गई थी जो उसे नातवा बना चुकी थी। वो घूंसा ना मार सका। मेज़ पर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ नाक पर रखकर सांस लेने लगा। उस वक्त तक बेडरूम की बंद फिजा में गैस फैल चुकी थी। नाक पर हाथ रखकर सांस लेने के बावजूद फिर गैस अंदर चली गई। वो सजदे के अंदाज में झुकता हुआ फिर लुढ़कता हुआ मेज़ पर से गिरकर फर्श पर आ गया। फर्श पर गिरने के बावजूद किसी हद तक होश में था। बड़ा ही सख्त जान फाइटर था। फर्श पर से उठने की कोशिश कर रहा था। वो बदतरीन हालात से लड़ सकता था, लेकिन सांस लेने वाली फिजा बेहोश करने वाली गैस से आलूदा की जा चुकी थी।
आखिर वो बेहोश हो गया। आसपास के बंगले वालों ने इस फायरिंग की आवाज़ें सुनी थी जो सीआईए के सुराग रसानों ने की थी, क्योंकि उनके रिवॉल्वरों में साइलेंसर नहीं लगे हुए थे। उन बंगले वालों ने करीबी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को फ़ोन पर बताया कि फलां बंगले के आगे पीछे फायरिंग हो रही है। उस इंचार्ज ने सीआईए के आला अफसर को इतला दी कि उसके एक ज़ाती बंगले के पास फायरिंग हो रही है, लिहाजा वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे। ये इतला मिलते ही आला अफसर अपने चंद मातहतों के साथ वहाँ पहुँचा। वहाँ पुलिस वाले भी थे। बंगले के तरफ में 4 लाशें पाई गई थीं। पुलिस वाले नहीं जानते थे कि वो सीआईए सुराग रसानों की लाशें हैं। सीआईए का आला अफसर पुलिस वालों के साथ बंगले के सामने आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सब मोहतात अंदाज में अंदर गए। आला अफसर ने तेजपाल को आवाज़ें दी। उसके बेडरूम के करीब पहुंचते ही बेहोश कर देने वाली गैस की हल्की हल्की सी बू महसूस हुई। वह सब अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखकर बेडरूम में आए। वहाँ एक मेज़ का कुछ सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। मेज़ रोशनदान वाली दीवार से लगी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ करने वाला तेजपाल दिखाई नहीं दिया। सीआईए के मातहत अफसरान पुलिस वालों से इस सिलसिले में गुफ्तगू करने लगे। आला अफसर ने उनसे दूर जाकर फ़ोन के जरिए हेड ऑफिस के आला अफसर से रब्ता किया और वहाँ के हालात बताते हुए कहा कि तेजपाल को अगवा किया गया है। अब उनके 16 टेलीपैथी जानने वाले ही तेजपाल के दिमाग में जाकर उसका सुराग लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद हेड ऑफिस के इंचार्ज को फैक्स के जरिए मालूम हुआ कि तेजपाल पर गहरी बेहोशी तारी है। फिलहाल उसके दिमाग से कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। उसके होश में आने का इंतजार करना होगा। उन्होंने मोसाद एजेंसी के आला अफसर से रब्ता करके शिकायत की। मोसाद, रा, केजीबी, सीआईए और एफबीआई जैसी खतरनाक एजेंसियां अपने मुश्तरक मफादात के वक्त मुत्तहद होकर अपने मुखालफिन को शिकस्त देती थीं और उन्हें तरह तरह से नुकसानात पहुंचाती थीं। लेकिन इन एजेंसियों का अपना अपना ज़ाती मुफाद हो तो वह दरे पर्दा एक दूसरे के खिलाफ वारदात करती थीं और अपनी वारदात का कोई सबूत नहीं छोड़ती थीं। मोसाद के आला अफसर ने कहा, आप नाहक हम पर शुबा कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि तेजपाल इन दिनों पेरिस में है। आपकी एक गाड़ी नंबर PRS 3202 पेरिस की शाहराहों पर तेजपाल का ताक़ुब करती रही है और आप हकीकत से इनकार कर रहे हैं। आप जिस गाड़ी का नंबर बता रहे हैं उसे 1 हफ्ता पहले फ़रोख्त कर दिया गया था। खरीदो फरोख्त के कागजात हमारे पास हैं। हम आपके इत्मीनान के लिए उसे भी फैक्स कर रहे हैं। ऐसे हथकंडे हम भी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हमारे रूपोश टेलीपैथी जानने वालों ने तेजपाल के दिमाग में रहकर अल्पा की बातें सुनी है। वो उसे अपने पास बुलाकर उसकी गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहती थी। तेजपाल को तो कितनी ही खुफिया एजेंसियों वाले बुलाकर उसकी गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदा उठाते रहते हैं। अल्पा ने अगर मोसाद के किसी अहम काम के लिए उसे बुलाया था तो आप हम पर शक करें कि हम पहले कभी मोसाद वालों ने तेजपाल से काम नहीं लिया। ताज्जुब है आप फराद और उसके टेलीपैथी जानने वालों की दुश्मनी भूलकर हमें उसके अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम दे रहे हैं। सीआईए के आला अफसर के पास अल्पा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया। वैसे ठोस सबूत ना होने के बावजूद यकीन था कि अल्पा ने तेजपाल को अगवा कराया है। बाबा साहब के टेलीपैथी जानने वालों को तेजपाल की ना तो ज़रूरत होगी और ना ही माजी में कभी उन्होंने किसी दुश्मन को ताबे बना कर रखा था। फिर यह कि उनका कोई ऐसा मसला नहीं था कि इसके लिए तेजपाल की ज़रूरत होती। इस इदारे में तेजपाल से भी बढ़कर बासलाहियत लोग मौजूद थे। हेड ऑफिस के आला अफसर के दिमाग में अल्पा की आवाज़ उभरी। हमारी मोसाद एजेंसी की तरफ से सफाई पेश की गई, लेकिन तुम मुतमईन नहीं हुए और तुम्हारे मुतमईन ना होने से हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हमारे दरमियान दोस्ती रहेगी। हम एक दूसरे से ताउन करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ समझा सकती हूँ कि बाबा साहब के दायरे को नज़रअंदाज करोगे तो हम सबका असल दुश्मन समझ में आएगा। हमारा और कौन दुश्मन हो सकता है? महदूद रहकर सिर्फ हम पर शुबा करोगे तो ये भूलते रहोगे कि गुरु नारंग ने तेजपाल को अपना ताबे बना रखा था। तुम्हारे रूपोश टेलीपैथी जानने वालों ने उसे गुरु नारंग से छीन लिया। क्या उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की होगी? मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक गुरु नारंग अभी पेरिस में है। यकीन ना हो तो अपने ज़रा इस्तेमाल करो और उसका सुराग लगाओ। वहाँ उसकी मौजूदगी का सबूत मिल जाएगा, और सबूत मिल जाएगा तो हमसे सॉरी ना कहना। दैट्स ऑल। प्लीज़ जस्ट अ मिनट, मेरी बात सुन लो। मैं मौजूद हूँ, सुनाओ। ये बात समझ से बाहर है कि तुम और मिस्टर ब्रेन आदम पता नहीं कैसे अपने दिमागों को मुर्दा ज़ाहिर कर रहे हो। हमारे टेलीपैथी जानने वाले तुम दोनों के दिमागों तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं। आगे बोलो। बाबा साहब के इदारे के तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी नाकाम रहते हैं। आगे बोलो। तुमने ये तो सोचा होगा कि रूहानी टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे अंदर पहुँच सकते हैं। मैं रूहानी टेलीपैथी जानने वालों की 2 खूबियाँ बयान कर दूँ। एक तो ये कि वो दुनियावी मामलात से दूर रहते हैं। जब इस इदारे के किसी बंदे पर कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ती है जो जानलेवा होती है, तब वो उसकी मदद के लिए आती हैं, फिर उसकी मुश्किल आसान करके चले जाती हैं। उनकी दूसरी खूबी क्या है? ये कि कोई दुश्मन बाबा साहब के इदारे से दुश्मनी ना करे, सिर्फ उनकी टेलीपैथी जानने वालों से उलझता रहे तो वो रूहानी टेलीपैथी जानने वाले उनके दरमियान मदाखलत नहीं करते। उनकी दूसरी खूबी के पेश नज़र मैंने कसम खाई है कि कभी उस इदारे के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगी और उनकी टेलीपैथी जानने वालों से दूर ही रहा करूंगी। फरहाद के टेलीपैथी जानने वाले तुम्हें उलझा सकते हैं। मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तेजपाल जैसा कीमती हीरा तुम्हारे हाथ से निकल गया है, उसकी फ़िक्र करो। अब मैं रुक नहीं सकती, जा रही हूँ। वो चली गई। आला अफसर को एक फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था हमें अल्पा पर शुबा रहेगा,
इसके बावजूद हमें नारंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एल्पा की इस बात में वजन है कि वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर तेजपाल को हमसे छीन सकता है। हम पेरिस में उसकी मौजूदगी का सुराग लगा सकते हैं। आला अफसर ने सोच के जरिए कहा, जीनी और पोरस कहीं गुम हो गए। इस बात का सबूत नहीं मिल रहा कि वो दोनों अमेरिका से बाहर गए हैं। फैक्स में लिखा हुआ आया, वो दोनों अगर नाम और हुलिया बदल कर गए होंगे तो 2-1 दिन में पता चल जाएगा कि कहाँ हैं। इसमें शुबा नहीं कि उन दोनों ने हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसानात पहुंचाए हैं, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। वो दोनों हमसे बच नहीं पाएंगे। फिलहाल हमें जल्द अज जल्द तेजपाल का सुराग लगाना है। हम कल सुबह तक कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर लेंगे। अगर नारंग पेरिस में है तो वो भी नाम और हुलिया बदल कर आया होगा। दूसरे दिन दोपहर के अखबारात और टीवी न्यूज़ चैनल के जरिए वो तस्वीरें नशर की गईं जिनमें दिखाया गया था कि एक कब्र के पास ताबूत रखा हुआ है और उस ताबूत में एक मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया है। दूसरी तस्वीर में दिखाया गया था कि वो दोबारा जिंदा होने के बाद एक हसीना के साथ पुलिस के आला अफसरान को गन पॉइंट पर कब्रिस्तान से ले जा रहे। यह सनसनीखेज खबर शाये हुई थी कि मोन गार्सन नामी एक खतरनाक मुजरिम जेल से फरार होते वक्त पुलिस से काउंटर फायरिंग में पकड़ा गया था। उसके पेट में गोली लगी थी, वो जिंदा था। अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए पेट से गोली निकालकर टांके लगाई गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मर गया। डॉक्टर ने उसकी मौत का सर्टिफिकेट दे दिया। उसे अस्पताल से घर और घर से कब्रिस्तान ले जाने में कई घंटे सरफ हुए। उस वक्त तक वो मुर्दा ही था, लेकिन खोदी हुई कब्र के करीब ताबूत को रखा गया तो उस मुर्दा मोन गार्सन ने अचानक आंखें खोली और ताबूत में उठकर बैठ गया। माउस ने पता नहीं कैसे पुलिस अफसर का रिवॉल्वर ले लिया, फिर अपनी महबूबा रोजी के साथ वहां से चला गया। आखिरी खबर आने तक एक सड़क के किनारे उस पुलिस अफसर की लाश पाई गई थी। वो दोबारा जिंदा होने वाला रोजी के साथ कहीं जाकर रुपोश हो गया है। तमाम हाईवेज और एयरपोर्ट की नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस वाले मोन गार्सन और रोजी को तलाश कर रहे हैं। ऐसी सनसनीखेज खबर के साथ ये खबर भी शाया हुई कि बाबा साहब के दर से हुकूमत फ्रांस को इल्ज़ाम दिया गया है कि वो झील के तरफ वाले कॉटेजेस में सिक्योरिटी के इंतजाम पर तवज्जो नहीं देते हैं। पिछली रात भारत से आने वाले गुरु घनश्याम नारंग ने फरहाद अली तैमूर के बेटे पारस और बहू सानी के कॉटेज पर हमला किया था, लेकिन सानी और पारस ज़ाती इंतजामात के बायस महफूज रहे। गुरु नारंग को उसके हिमायतियों ने कई गोलियां मारी। वो जिस्मानी तौर पर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें जिस्म में जाकर पनाह लेती रही। जिस तरह नीलमा महाशक्तिमान थी, उसी तरह गुरु नारंग की आत्मा भी जिस्म बदल लिया करती है। पिछली रात आखिरी 7वां जिस्म तब्दील करने के बाद उसकी आत्मा उस कॉटेज से फरार हो गई है और अब पता नहीं किसके जिस्म में दाखिल होकर वो गुरु नारंग अब जिंदा हुआ होगा। एल्पा ने CIA के आला अफसर से कहा, तुमने इतनी अहम खबरें पढ़ी भी होंगी और वह तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखी भी होंगी। क्या मैंने गलत कहा था कि नारंग पेरिस में मौजूद है? तुमने वाकई दुरुस्त कहा था। वो विच डॉक्टर है और स्पिरिचुअल एनर्जी यानी आत्मा शक्ति के जरिए जिस्म बदलता रहता है। अब एमोन गार्सन का जिस्म उसके लिए आखिरी पनाह गए। उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी है। वो भी नीलमा की तरह इस मसले से दो चार रहेगा कि कहीं तन्हाई में छुपकर दोबारा आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करे। और अब हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि उसे 2-4 माह तक कहीं रुपोश रहने ना दिया जाए। तुम दुरुस्त कहती हो, लेकिन जब वो खुद मुसीबत में गिरफ्तार है तो तेजपाल को क्यों अगवा करेगा? वो तो अपनी सलामती की फिक्र में रहेगा। तुम इतने बड़े अफसर होकर नादान बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। वो सिर्फ आत्मा शक्ति की कमजोरी में मुब्तला है, किसी और मुसीबत में नहीं है। वो टेलीपैथी जानते हैं, योगा जानने वालों के दिमागों में भी घुस आते हैं। उसे तन्हाई में रुपोश रहने के लिए ऐसे निगरानी करने वालों की ज़रूरत है जो तन्हाई में आने वाले की हल्की सी आहट भी सुन ले, रात की तारीकी में भी देख सके। कोई उसे जहर देने की साजिश करे तो वो निगरानी करने वाला खाने पीने की बू सूंघते ही उसे साजिश से आगाह कर दे। ये तमाम गैर मामूली सलाहियतें सिर्फ तेजपाल के पास हैं। लिहाजा वो कल रात पारस के कॉटेज में शिकस्त खाती अपनी हिफाजत के लिए तेजपाल को हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा था और अब वो शायद उसे अगवा करके कहीं छुपाने में कामयाब हो गया। क्या तुम तेजपाल के दिमाग में नहीं जा सकती? ये सवाल अपने टेलीपैथी जानने वालों से भी करो। पता नहीं नारंग ने तेजपाल पर कैसा अमल किया है। अब तक वो उसके दिमाग में जाने की नाकाम कोशिशें कर रही है। एल्बा चली गई। उस आला अफसर ने पेरिस ऑफिस के आला अफसर से इस सिलसिले में गुफ्तगू की। उस अफसर ने कहा, आज की हैरत अंगेज खबरें पढ़कर यही कहा जा सकता है कि नारंग को अपनी मदद और हिफाजत की अशद ज़रूरत है और उसी ने तेजपाल को अगवा किया है। हमारे तमाम जासूस नारंग और तेजपाल को तलाश कर रहे हैं। अब तमाम अमरीकी सुराग रसानों को यकीन हो गया था कि नारंग ने ही उसे अगवा करके कहीं छुपा रखा है। अगर एल्बा पर थोड़ा बहुत शुबा रह गया था तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ख्यालख्वानी करने वालों को उसका दिमाग ही नहीं मिलता था और ना जिस्मानी तौर पर वो कहीं देखी जाती थी। फिर यह कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जबकि नारंग के खिलाफ खुलकर बात सामने आ रही थी। तेजपाल की आंख खुली, फिर उसने बंद कर ली। उसकी छठीस ने बताया कि ये वो बेडरूम नहीं है जिसमें CIA का आला अफसर उसे छोड़ गया था। वो आंखें बंद करके सोचने लगा। उसे पिछले तमाम वाक़यात याद आने लगे। ये भी याद आया कि वो रोशनदान के करीब मेज से गिरकर फर्श पर आया था। फिर बेहोश करने वाली गैस ने उसे उठने के काबिल नहीं रहने दिया और वह बिल्कुल गाफिल हो गया। उसने सोचा, किसी अनजानी जगह आने का मतलब यह है कि किसी ने मुझे ट्रैप किया है।
अगर ऐसा है तो मैं अमरीकी रूपोश रहने वाले टेलीपैथी जानने वाले के तनवीमी अमल से निजात हासिल कर चुका हूँ, लेकिन किसी दूसरे ने मुझे ट्रैप किया है। उससे निजात हासिल करने का मतलब है कि किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले ने मुझे फांस लिया। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 10 बज रहे थे और दीवारगीर घड़ी की तारीख बता रही थी कि पिछली रात गुजर चुकी है। तारीख बदल गई है और यह दूसरा दिन है। इसी हिसाब से सीआईए वालों को उससे रब्ता करना चाहिए था। वाला अफसर खुद आ सकता था या फ़ोन के जरिए बात कर सकता था। उसने अपनी जेबों को टटोल कर देखा। उसका अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था। बिस्तर के सरहाने एक फ़ोन रखा हुआ था। उसने रिसीवर उठाकर सीआईए के आला अफसर का फ़ोन नंबर डायल करना चाहा। उसे नंबर याद नहीं आए। उसने सीआईए हेडक्वार्टर अमेरिका के आला अफसर का फ़ोन नंबर याद किया, लेकिन याददाश्त काम नहीं आ रही थी। हत्ता कि उनके नाम भी भूल गया था। दूसरे अहम फ़ोन नंबर भी जहन से गुम हो गए थे। वह बड़ी संजीदगी से सोचते हुए रिसीवर को क्रैडल पर रखकर बिस्तर से बाहर आया। कमरे के चारों तरफ देखते हुए खिड़की के पास आकर देखना चाहा। शदीद सर्दी के बायस बाहर कहीं कहीं बर्फ़ जमी हुई थी और खिड़की के शीशे इतने धुंधलाए हुए थे कि बाहर जाकर उन शीशों को साफ किया जाता तब भी बाहर का मंजर दिखाई न देता। ऐसे वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर एक कमज़ोर सी नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मे आई कम इन। वो बोला, कम इन। दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत नाश्ते की ट्रॉली चलाती हुई अंदर आई। मॉर्निंग सीनियर। मॉर्निंग। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम मोनोरीट है। आप शायद यकीन न करें, मैं खुद नहीं जानती कि ये कौन सी जगह है। इस मकान के चारों तरफ बाहर जाती हूँ। इसके आगे कई बार जाने के लिए सोचा मगर ना जा सकी। क्यों ना जा सकी? आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि कोई नादीदा ताकत मुझे इस मकान से दूर जाने की इजाज़त नहीं देती है। ये गर्म दूध और ओवल्टीन पिएं। दूसरे बर्तनों में मुख्तलिफ डिशें हैं, उन्हें आराम से खाते रहें। तुम यहाँ तन्हा रहती हो? नहीं, मेरे खामंद एक कमरे में है। उनका नाम बेजोन सारका है। बातें तो बहुत होंगी माय सन, पहले गर्म दूध पी लो। वो ट्रॉली के पास एक सोफे पर बैठ गया। दूध में ओवल्टीन मिलाकर एक घोंट पीने के बाद वो बोला, मिस्टर बेजोन सारका इस मकान से दूर खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें लाने जाते होंगे। वो भी मकान से चंद कदम आगे नहीं जा पाते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि कोई अनदेखी कुव्वत उन्हें रोक रही है। एक अजनबी शख्स एक गाड़ी में आता है और हमारी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें पहुँचा कर चला जाता है। कोई ज़रूरी बात हो तो वो करता है, वरना गूंगे बहरे की तरह चला जाता है। मैं यहाँ कैसे आया? आज सुबह 5 बजे वही गाड़ी आई थी। उसमें से 2 अफराद तुम्हें उठा कर लाए। हमसे कहा तुम खास मेहमान हो, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाए। उसने ओवल्टीन पीने के दौरान में पूछा, तुम मियाँ बीवी इस मकान में कब से रहते हो? यही सवाल मैं अपने खावंद बेजोन से पूछती हूँ, वो उल्टा मुझसे पूछता है। ये कितनी अजीब बात है कि आदमी को अपने रहने सहने की जगह के बारे में कुछ याद ना रहे। मैं मानती हूँ कि बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, लेकिन ऐसी भी कमज़ोर नहीं होती। हमें तो डर है कि किसी दिन हम अपना नाम भी भूल जाएंगे। मैं भी कितने ही अफराद के नाम और उनके टेलीफोन नंबर भूल गया हूँ। क्या तुम टेलीपैथी के बारे में कुछ जानती हो? अभी तुम्हारी बातों से याद आया कि हम भी अपने तमाम रिश्तेदारों के नाम और उनके फ़ोन नंबर भूल गए हैं। टेलीपैथी के बारे में तो सुना है कि कोई दिमाग के अंदर आकर बोलता है, क्या ये सच है? हाँ, अभी हमारे तुम्हारे दिमागों में भी एक या एक से ज़्यादा टेलीपैथी जानने वाले ज़रूर मौजूद होंगे। लेकिन सीनियर, मेरे और बेजोन के दिमागों में कोई नहीं बोलता है। जब से मैं बेदार हुआ हूँ मेरे दिमाग में भी कोई नहीं बोल रहा है। इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि किसी का मामूल और ताबे बन चुका हूँ। वो एक गिलास पीने के बाद कुछ तवानाई महसूस कर रहा था। उसने कहा, अब तो भूख भी लग रही है, लेकिन पहले गुस्ल करूँगा। गर्म पानी तो होगा? हाँ, गीज़र लगा हुआ है। इस अलमारी में तुम्हारे नाप के कई जोड़े हैं, उसमें से अपनी पसंद का लिबास पहन लो। उसने अलमारी के पास आकर इसे खोल कर देखा। बहुत ही कीमती नए सूट, शर्ट और नेकटाई के अलावा मुख्तलिफ ओवरकोट वगैरह भी थे। वो एक अच्छा सा सूट पहनना चाहता था। उसकी सोच ने कहा, मुझे गुस्ल करने के बाद मामूली घरेलू लिबास पहनना चाहिए। एक प्लास्टिक सर्जरी का माहिर मेरा चेहरा तब्दील करने आएगा। वो अपनी सोच पर चौंक गया। उसे ये मालूम नहीं था कि चेहरा तब्दील करने और कोई माहिर इस सिलसिले में आने वाला है। उसने सोच के जरिए कहा, तुम कौन हो? अभी तुमने मेरी सोच का लब लहजा इस्तेमाल किया है। तुम पुरस्कार क्यों बन रहे हो? उसके अंदर उसकी सोच उभरी, कोई पुरस्कार बनता है तो बनता रहे। मुझे यह समझना चाहिए कि मैं रूपोश टेलीपैथी जानने वालों से निजात हासिल कर चुका हूँ। दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के तमाम एजेंट्स मुझे पहचानते हैं। खुद को छुपाने के लिए अपने चेहरे को तब्दील करना लाजमी है। वो बोला, मुझे निजात कहाँ मिली? मैं एक जाल से निकलकर दूसरे जाल में फंस गया हूँ। आइंदा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करते रहने पर मजबूर होता रहूँगा। फिर उसकी अपनी सोच उभरी, मैं फजूल बातें सोच रहा हूँ। अभी तक किसी ने अपनी मर्जी मेरे दिमाग में नहीं ठोंसी है। मैं गुस्ल करके चेहरा तब्दील करा के यहाँ से अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेकर जाना चाहूँगा, जा सकूँगा। कोई मुझे नहीं रोकेगा। अगर रोके और अपनी मर्जी पर चलाए तो समझ लूँगा कि किसी ने मुझे ताबे बना लिया। वो कायल होकर गुस्ल खाने में चला गया। गुस्ल वगैरह के दौरान मैं सोचता रहा, ऐसा कौन सा मेहरबान है जो सीआई वालों से निजात दिलाकर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक आज़ाद छोड़ने वाला है? क्या मिस्टर फरहाद या उनके टेलीपैथी जानने वाले मुझ पर मेहरबान हो रहे हैं? नहीं, उन लोगों को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जब सोनिया मैरीलैंड से नीलमा का ताक़ुब कर रही थी तब हेलीकॉप्टर मैक्सिको के करीब उतरा था और नीलमा को हलाक कर दिया गया था।
फिर उसने पलट कर मेरी खबर नहीं ली और ना ही मुझे अपने अमल के जरिए ताबे बनाया। ये बाबा साहब के इदारे वाले मुझे अहमियत नहीं देती हैं। हाँ, एल्पा से इस सिलसिले में बातें हो चुकी हैं। वो मुझे CIA वालों से निजात दिलाने के लिए किसी बहाने तिलेबैब आने के लिए कह रही थी, लेकिन जब खुलकर कह रही थी और उसने निजात हासिल करा दी है तो फिर पुरस्कार क्यों रही है? लेकिन जब खुलकर कह रही थी और अब उसने निजात हासिल करा दिया तो फिर पुरस्कार क्यों रहेगी? वो तो मुझसे दोस्ताना अंदाज में बातें करेगी। अब एक नारंग रह गया है। रूपोश टेलीपैथी जानने वालों ने मुझे उससे छीन लिया था। अब उसने इंतकामी कार्रवाई की होगी, वही मुझे अपने चेले चपाटों के जरिए अगवा करके यहाँ लाया। सवाल फिर वही पैदा होता है कि नारंग को सबसे महाशक्तिमान और सबसे बरतर कहलाने का खबत है। मुझ पर दोबारा बर्तरी हासिल करने के बाद वो बड़े फख्र से मेरे दिमाग की सल्तनत का हाकिम बनकर बातें करता था। पुरस्कार बनकर रहने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो बाथरूम में हर पहलू से गौर करता रहा और जहनी तौर पर उलझता रहा। उसके साथ पुरस्कार तौर पर मेहरबानी करने वाला कौन हो सकता है? वो एक मामूली सा लिबास पहनकर बाथरूम से बाहर आया। मोनोरीटा का शौहर बेजौन इजाज़त लेकर कमरे में आया। मोनोरीटा ने उन दोनों को एक दूसरे से तारुफ करवाया। तेजपाल ने मुसाफिया करते हुए कहा, मिस्टर बेजौन, तुम बूढ़े हो मगर तुम्हारा हाथ जवानों की तरह सख्त है। मैं भी यही सोचता हूँ कि बूढ़ा होने के बावजूद अपने अंदर जवानों जैसी उमंग और तवानाई कैसे महसूस करता हूँ। बहुत सी बातें हम मियाँ बीवी को उलझाती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि बुढ़ापे के बावजूद हम मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात बरकरार हैं? मोनोरीटा शर्मा कर बोली, क्यों बकवास कर रहे हो सीनियर? आप गुस्ल करने के बाद खाना चाहते थे और आपको तवानाई के लिए ज़रूर खाना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ खाने में शरीक हो जाओ। खाते भी रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे। बेजोन ने कहा, यह आपका बड़ापन है मगर हम मुलाजिम हैं, हमें अपनी हद में रहना चाहिए। फिर मेरे अंदर ये बात पैदा हो रही है कि मुझे ड्राइंग रूम में जाकर बैठना चाहिए। एक प्लास्टिक सर्जरी का माहिर आने वाला है। तुम दोनों की बातों से पता चलता है कि इस मकान से बाहर ज़्यादा दूर तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन मेरे अंदर ये बात पैदा हो रही है कि अपना चेहरा और शख्सियत तब्दील करने के बाद मैं इस मकान से निकलकर कहीं भी जा सकता हूँ। मोनोरीटा ने कहा, मेरी दुआ है कि आपको अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी मिल जाए। ओह गॉड, मैं खाने के पीछे पड़ गई हूँ। प्लीज़, खाना गर्म है, आप यहाँ आराम से बैठकर खाएं, मैं अभी आती हूँ। वो अपने शौहर के साथ कमरे से चली गई। तेजपाल भूखा था। वो हॉट पॉट से अपनी पसंद की चीज़ें निकाल कर खाने लगा। बूढ़ी मोनोरीटा ने बहुत लजीज डिशें तैयार की थीं। वो खाते वक्त सोचने लगा, मेरे छूने की हिस्सी यकीन से कह रही है कि बेजौन सार का भरपूर जवान और ताकतवर है। मैंने मोनोरीटा को हाथ नहीं लगाया है, वरना उसे भी छूकर मालूम हो जाता कि वो बूढ़ी है या जवान। वैसे उनकी बातों और खिदमत गुजारी से ये शुबा नहीं हो रहा था कि वो जानबूझकर बहरूपिये बने हुए हैं। ये बात यकीनी है कि उनके दिमागों में भी कोई आता होगा और उसने उन्हें जवान से बूढ़ा बनाकर उसका खिदमतकार बना दिया है। मोनोरीटा दूसरी बार कमरे में आई। उसके हाथ में चंद अखबारात थे। वो बोली, सीनियर, प्लास्टिक सर्जरी का माहिर उसी गाड़ी वाले के साथ आया है। आप आराम के साथ खाते रहें, वो ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे। फिर उसने एक अखबार खोलकर कहा, इसमें एक खबर शाये हुई है कि तुम्हें पिछली रात अगवा किया गया है और कई सुराग रसान तुम्हें तलाश कर रहे हैं। वो खाते खाते अखबार पढ़ने लगा। वो बोली, इसी सफ़े पर एक सनसनीखेज खबर है कि एक मुर्दा जिंदा हो गया, उसे भी ज़रूर पढ़ो। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो खाने से फारिग होकर बोला, एक तीसरी खबर भी है। बाबा साहब के दारे ने हुकूमत फ्रांस से शिकायत की है कि झील के कॉटेजेस के अतराफ सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम नहीं है। पिछली रात फारस के कॉटेज में गुरु घनश्याम नारंग कहलाने वाले ने कई मुसल्लह मातियतों के साथ हमला किया था, लेकिन खुद मारा गया। इसके बाद मजीद 5 मुसल्लह अफराद मारे गए। ये गुरु घनश्याम नारंग कौन है? एक विच डॉक्टर है, टेलीपैथी भी जानता है। जिस्म के मरते उसकी आत्मा दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाती है, इस तरह वो जिंदा रहते हैं। अगर उसके 5 मातियत मारे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर हो रही है और अब वो आखिरी 7वें जिस्म में दाखिल हो गया है। मैं समझ गया हूँ, ताबूत में जिंदा होने वाला वही नारंग है। सीनियर, आप नाकाबिल यकीन बात कह रहे हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि एक रूह अपना जिस्म छोड़कर दूसरे जिस्म में जाती है। तेजपाल ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अखबार की तस्वीरें देखकर कि एक मुर्दा कई घंटों के बाद किस तरह जिंदा हो गया, ताबूत में उठ बैठा है और फिर पुलिस अफसर को यरगमाल बनाकर ले गया है, उसे मार भी डाला और अब कहीं गुम हो गया। वाकई अखबार में यही कुछ लिखा हुआ है और तस्वीरों से भी यही ज़ाहिर होता है। फिर भी आंखों से देखकर और पढ़कर भी यकीन नहीं हो रहा। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नाकाबिल यकीन होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। बेजोन ने कमरे में आकर कहा, सीनियर, आपसे जोसेफ विस्की साहब मुलाकात करना चाहती हैं। उसने पूछा, ये जोसेफ विस्की कौन है? वही जो अक्सर गाड़ी में हमारे लिए ज़रूरत का सामान लेकर आते हैं। उनके साथ 2 और अशखास हैं, एक का नाम माइक मोरू है और दूसरे का नाम बडी रॉबर्ट है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सब यहाँ के राजदार हैं। कल तक जब आप बेहोश थे तो माइक मोरू और बडी रॉबर्ट आपको उठाकर यहाँ लाए थे। क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? तेजपाल उनके साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। वहाँ 3 अफराद बैठे हुए थे। सबने उसे मुसाफिया किया और एक ने कहा, मेरा नाम जोसेफ विस्की है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम माइक मोरू है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम बडी रॉबर्ट है। हम सब आपके खिदमतगार हैं। माइक मोरू प्लास्टिक सर्जरी का माहिर है, ज़रा सी देर में आपका चेहरा ऐसा तब्दील कर देगा कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे।
आप सिर्फ अपना लबो लहजा तब्दील करें और सोच लें कि वो लबो लहजा क्या होगा। रॉबर्ट ने पूछा कि आप योगा के माहिर हैं? वो बोला, मैं योगा में महारत नहीं रखता, लेकिन अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। और मेरी दिमागी कुव्वत ऐसी है कि मैं किसी को अपने चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं देता। उसने मुतमईन होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज के अखबार से पता चलता है कि नारंग मुसीबत में है। वो योगा जानने वालों के दिमागों में भी आ जाया करता था। तेजपाल ने कहा, अब नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वो 6 जिस्म बदल चुका है। अब 7वां जिस्म आखिरी है। उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर हो चुकी है। अब वो योगा जानने वालों के दिमागों में नहीं जा सकेगा। और मेरे भी दिमाग में आएगा तो मैं उसे भगा दिया करूंगा। वो सब बातें करते हुए कमरे में आए। वहाँ एक बड़ा सा आईना और प्लास्टिक सर्जरी का सामान रखा हुआ था। तेजपाल वहाँ आराम से एक ईजी चेयर पर बैठ गया। माइक मुरू ने अपना काम शुरू करते हुए कहा, आप अपना कोई नया नाम तजवीज़ कर लें। लबो लहजा भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, तो फिर आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। ये चंद तस्वीरें हैं। इनके मुताबिक शनाख्ती कार्ड्स और ज़रूरी कागजात भी हमारे पास हैं। सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना होगा। वो 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। आप पहले तस्वीरें देखें और पसंद करें कि आप कैसा चेहरा इख्तियार करना चाहती हैं। तेजपाल उन तमाम तस्वीरों को उठा उठा कर देखने लगा। फिर उसने एक तस्वीर को पसंद करते हुए कहा, यह मेरे चेहरे की मुनासबत से है। इसमें तब्दीली भी आसान होगी। माइक मुरू ने कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसका नाम जिम काफ है। ये मर चुका है, लिहाजा आइंदा आपका नाम जिम काफ ही रहेगा। प्लास्टिक सर्जरी होने लगी। ऐसे वक्त वो सोचने लगा कि नारंग तो अपने मसलों में गिरा हुआ है और उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर हो चुकी है। शायद इसीलिए वो मेरे पास नहीं आ रहा है और ना ही मुझे अभी अहम समझ रहा है। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो खुद को कहीं रुपोश कर ले और अपनी आत्मा शक्ति मुकम्मल करने के लिए इत्मीनान से किसी वीराने में तपस्या करता रहे। सर्जरी के दौरान में तेजपाल ने जोसेफ विस्की और माइक मुरू से पूछा, आप लोग तो टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। एक ने कहा, हाँ, हम बहुत कुछ जानते हैं और हम ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस वक्त हम सबके दिमागों में एक टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है, लेकिन वो खुद को जाहिर नहीं कर रहा है। इसमें उसकी कोई मसलियत होगी? तेजपाल ने कहा, यही बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी मसलियत अंदेशी क्या है, जबकि वो देख रहा है कि हम सब पूरी तरह उसकी टेलीपैथी की मुट्ठी में और उससे बगावत नहीं कर सकते। वो हमारे सामने ना आए, लेकिन हमारे अंदर रहकर कम से कम अपना तारुफ तो करा सकते हैं। मैंने कई पहलुओं से सोचा आखिर वो कौन हो सकते हैं। अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमने आपकी जहानत के बारे में बहुत कुछ सुना है। जब आप जैसा ज़हीन शख्स इस बारे में मालूम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने पूरी जहानत से सोचा है। इस वक्त न एल्पा ने हमें काबू में किया है, न अमरीकी नए टेलीपैथी जानने वाले ने ही। बाबा साहब के इदारे वालों ने हमें अपना ताबे बनाया है। फिर और कौन हो सकता है? ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है। मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारे दिमागों पर हावी है वो कोई नई हस्ती है, नया शख्स, ऐसा टेलीपैथी जानने वाला जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जोसेफ विस्की ने कहा, मेरे जहन में बार बार एक बात आ रही है, लेकिन वो गलत भी हो सकती है। जो बात हो सकती है वो हम सबको बताओ ताकि हम भी गौर करें। पहले अमेरिका के नए टेलीपैथी जानने वाले तादाद में 18 थे, जिनमें से 2 को जीनी ने मार डाला। अब वो 16 टेलीपैथी जानने वाले मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शहरों में रहती हैं और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक वो एक दूसरे से राब्ते करती हैं। क्या ये ज़रूरी है कि उन बाकी 16 टेलीपैथी जानने वालों में इत्तफाक हो, वो मुत्तहिद हों, किसी मामले में उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा ना हुए हों और वह एक दूसरे से अलहदा ना हुए हों, और जब अलहदा हुए होंगे तो उन्होंने अपनी एक अलहदा टीम बनाई होगी और उसी अलहदा टीम का कोई शख्स हमें काबू में कर रहा है। तेजपाल ने कहा, मैंने एक एक पहलू पर गौर किया है और जो तुम कह रहे हो वो बातें भी मेरे जहन में आ चुकी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन 16 रुपोश टेलीपैथी जानने वालों में इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो क्या वो अलग अलग होने के बाद इतने वसीज़ राय के मालिक होंगे कि वो ऐसी चालें चल सकें कि CIA वालों से मुझे छीन कर ले आए? क्या वो इतने ताकतवर, इतने ज़हीन और इतने मनसूबा साज हो सकते हैं? हाँ, वैसे तो ये बातें उलझा देने वाली हैं, लेकिन जो लोग अपनी हिकमत अमली से इतने अरसे तक रूपोश रहे और अब भी हैं, उनके पास इतनी जहानत ज़रूर होगी कि उनमें से किसी ने अपने तमाम साथियों से अलहदगी इख्तियार करके ये मनसूबा बनाया होगा। आपको CIA वालों से छीन कर यहाँ लाना, हमें अपना मामूल बनाना, ये सब काम उसने बहुत सोच विचार के बाद किया होगा। तेजपाल ने तायद की, हाँ, अगर वो तनहा है तो हमसे भी छुप कर इसीलिए रहता होगा कि अभी उसे हम पर भरोसा नहीं है। हम किसी भी मौके पर उसे धोखा दे सकते हैं। पहले वो हमें अच्छी तरह आजमा लेगा, शायद इसके बाद खुद को जाहिर करेगा। तेजपाल कुछ देर खामोश रहा। चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर ऐसा है तो वो दुरुस्त कर रहा है, लेकिन वो हमारी बातें सुन रहा होगा तो मैं कहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा उसका एहसानमंद हूँ। उसने तमाम पुराने टेलीपैथी जाने वाले मक्कारों से मुझे निजात दिलाई है। मैं उसे कभी फ़रेब नहीं दूंगा, हमेशा सच्चे दोस्त की तरह उसके काम आऊँगा, लेकिन उसे एक बहुत अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ। ये मशवरा उसके हक़ में बेहतर होगा। रॉबर्ट ने उसे पूछा, आप उसे क्या मशवरा देना चाहते हैं? यह कि आज तक जितने टेलीपैथी जानने वाले किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को अपना ताबे और मामूल बनाते हैं तो उसके हाकिम बन जाते हैं और उसे महकूम बनाकर, गुलाम बनाकर अपने हुक्म के मुताबिक काम करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जिसने हमें अपने काबू में किया है, अगर वो दोस्त बनकर रहेगा तो मैं आप लोगों के मुतल्लिक तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने मुतल्लिक पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि हमेशा उसका दोस्त बनकर रहूँगा। सर्जरी में बड़ी देर लग गई मगर वह मुकम्मल हो गई। चेहरा तब्दील हो गया।
फिर माइक मूरू ने उसे तस्वीरी चेहरे के मुताबिक शनाख्ती कार्ड और दूसरे कुछ अहम कागजात देकर कहा, हमें हुक्म दिया गया है कि जब चेहरा तब्दील हो जाए तो आपको जाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए और जाने के सिलसिले में जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो फराहम की जाए। इस घर से आप जब चाहें जा सकते हैं। अगर कार की ज़रूरत है तो बाहर एक नई कार खड़ी हुई है। तेजपाल वहाँ से उठकर उनके साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। फिर एक सोफे पर बैठकर शनाख्ती कार्ड और कागजात देखने लगा, जिसके मुताबिक अब उसका नाम जिम काफ था। वो गहरी सोच में था। उसने पूछा, अब आप क्या सोच रहे हैं? यही कि आपको कहाँ जाना चाहिए? मैं ये नहीं सोच रहा, बल्कि मेरा ज़हन कह रहा है कि जो शख्स इतना मुखलिस हो कि मुझे दुश्मनों से निजात दिलाए और मुझे जाने के लिए आज़ाद छोड़ दे और अपना कोई हुक्म मुझ पर सादिर ना करे, तो मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँगा? जहाँ भी जाऊँगा उसे नहीं पाऊँगा। लिहाजा आप दोस्तों से मुलाकात हो गई है तो मैं आप ही लोगों के साथ रहूँगा। इस तरह हम एक ताकत बनकर रहेंगे और जब भी हमारे मोहसिन टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ये सुनकर वो चारों हंसते हुए उसके पास आए और उसके कदमों में आकर बैठ गए। ऐसे ही वक्त तेजपाल ने अपने दिमाग में बेजोन की सोच की लहरों को सुना। वो कह रहा था, मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। तेजपाल ने चौंक कर उसे देखा। जोसेफ विस्की ने कहा, और मैं भी तुम्हारे दिमाग में हूँ। उसने सर घुमाकर जोसेफ विस्की को देखा तो बडी रॉबर्ट ने कहा, जनाब मैं भी आपके दिमाग में मौजूद हूँ। माइक मुरो ने कहा, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ? सच बात यह है कि हम चारों टेलीपैथी जानने वाले हैं और वही रूपोश टेलीपैथी जानने वाले हैं। तुमने बिल्कुल सही सोचा है कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। हम उनसे कहते थे कि अगर फरहाद और उनकी फैमिली से ज़्यादा उलझोगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, लेकिन हमारी बातों से कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा था। इसलिए हम चारों ने आपस में मशवरा किया कि हम उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तेजपाल उनकी बातें सुन रहा था और हैरानी से उन्हें देख रहा था। फिर बोला, आप लोग यकीनन मेरे दिमाग में बोल रहे हैं, मगर मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर कैसे एतमाद कर लिया। हम चारों भी आपके चोर ख्यालात पढ़ते रहे हैं। बेजोन ने मोरीना का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरी वाइफ से बातें करें, हम अभी आते हैं। रॉबर्ट ने कहा, हम लोगों ने यह तरीका इख्तियार किया था कि हम सब गूंगे बन जाएंगे। सिर्फ हमारे दो अफसर जैकी ओल्ड और जॉन बिल्डर गूंगे नहीं रहेंगे, ताकि बवक्त ज़रूरत कभी वो हमारे काम आ सकें और हमसे रब्ता कर सकें। माइक मूरो ने कहा, आप हम चार साथियों को देख रहे हैं, हम बहुत पुराने दोस्त हैं और हम मजाज भी। हमने ये तय किया था कि अगर हम उनकी हिकमत अमली के मुताबिक गूंगे बनकर रहेंगे तो कभी नुकसान उठा सकते हैं। लिहाजा हमने तय किया कि जब हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे पर अमल करेंगे, हम चार साथी एक दूसरे के दिमाग में अमल के दौरान मौजूद रहेंगे और गूंगे होने वाली बात को दिमाग में नक्श नहीं होने देंगे। ये बात कोई और नहीं जानता था, सिर्फ हम जानते थे कि हमारे अफसरान जैकी ओल्ड और जॉन बिल्डर की तरह हम भी गूंगे नहीं हैं। आज हमारी ये दानिशमंदी हमारे काम आ रही है। तेजपाल ने खड़े होकर कहा, लेकिन आप लोग मेरे कदमों में क्यों बैठे हैं? मेरे साथ सोफे पर बैठे। हमने तय कर लिया था कि जब हम अलहदगी इख्तियार करेंगे और अपनी एक टीम बनाएंगे तो आपको अपना रहनुमा बनाएंगे। एक तो आप गैर मामूली तौर पर ज़हीन हैं और दूसरी भी कई गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। आपकी रहनुमाई में हम शायद ही किसी दुश्मन से धोखा खा सकें। वह सब सोफ़ों पर बैठ गए। तेजपाल ने कहा, आज मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। एक टेलीपैथी जानने वाला दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के सर पर सवार हो जाता है, उसे अपना ताबे बना लेता है। लेकिन आप चारों मुझे अपना रहनुमा बना रहे हैं, जबकि मैं टेलीपैथी नहीं जानता हूँ। हमने देखा और बहुत अरसे तक देखा है कि सिर्फ टेलीपैथी जानने से कुछ नहीं होता। असल चीज़ जहानत है। फरहाद और उसकी टेलीपैथी जानने वाले अपनी जहानत से काम लेकर हमेशा कामयाब होते रहते हैं। क्या यह सच नहीं है? उसने कहा, वाकई सच है और वाकई तुम लोगों ने बहुत ही दानिशमंदी से काम लिया। मुझे अपना ताबे बनाने की बजाय दोस्त बनाया। अब मैं दोस्त बनकर दिखाऊंगा। ऐसे ही वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। एक जवान औरत एक जवान मर्द के साथ नजर आई। उन्होंने उनकी तरफ आते हुए कहा, मिस्टर तेजपाल। ओ नो सॉरी, अब आप तेजपाल नहीं मिस्टर जिम काफ हैं। मिस्टर जिम काफ, आपने मुझसे मुसाफिर करते हुए पहचान लिया था कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ और मेरी ये बीवी भी जवान है। अब आप हमें असली सूरत में देखें। यह असली सूरत होने के बावजूद तब्दील शुदा है। हमारे मुखालफिन हमें कभी नहीं पहचान सकेंगे। तेजपाल ने फिर एक बार उठकर बैजोन से मुसाफिया किया। उसे बहुत खुशी हो रही थी और क्यों ना होती, अब वो चार टेलीपैथी जानने वालों का रहनुमा बन चुका था। रोज़ी अपनी रहनुमाई में नारुंग को लेकर अंडरग्राउंड माफिया के गॉडफादर के पास पहुंच गई। वो गॉडफादर चर्च का वफादार बनकर रहता था। बज़ाहिर बहुत मुअज़्ज़ज़ शायरी समझा जाता। नारुंग को भी इसे चर्च के पिछले हिस्से की रिहाइशगाह में पनाह मिली थी। जब गॉडफादर को नारुंग की खूबियां मालूम हुई तो उसने कहा, तुम मेरे बहुत काम के आदमी हो, तुम्हें चेहरा तब्दील करके आज़ादी से यहाँ रहना चाहिए। इसके लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी के एक माहिर को फ़ोन किया था। उसे फ़ौरन अपने साजो सामान के साथ पहुंचने के लिए हुक्म दिया था। ये बातें मैं और सोनिया वगैरह रोज़ी के दिमाग में रहकर सुन रहे थे। मैं प्लास्टिक सर्जरी का तमाम सामान लेकर उसकी तरफ रवाना हो गया। जो माहिर वहां पहुंचने वाला था उसके दिमाग पर हमारे एक सुराग रसा ने कब्जा जमा लिया था और उसे अपने कमरे से निकलने नहीं दिया था। जब मैं चर्च की रिहाइशगाह में पहुंचा, गॉडफादर ने मुझे देखकर कहा, तुम वो माहिर नहीं हो जिसे मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा, वो मेरे उस्ताद हैं, उनकी तबीयत नासाज है, मुतवज्जो से सर्जरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया हूँ। आप मेरा काम देख लें, अगर मुतमईन हो तो ठीक है, वरना फिर मुझे आप ही के मतलूबा प्लास्टिक सर्जरी के माहिर को भेजना होगा।
गॉडफादर ने एहतियातन फिर उस प्लास्टिक सर्जरी के माहिर का फ़ोन नंबर डायल किया। राब्ता होने पर उसने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था मगर तुमने अपने असिस्टेंट को भेजा है। उस माहिर के दिमाग पर सुराग सा हावी था। उसने कहा, हाँ मेरी तबीयत नासाज है, आप मेरे असिस्टेंट पर एतमाद करें, वो बड़ी सफाई और खूबी से चेहरा तब्दील करेगा, आपको शिकायत नहीं होगी। गॉडफादर ने फ़ोन बंद करके मुझसे कहा, मेरे इस अहम शख्स को पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन यह बहुत ही महफूज जगह है, घबराने और परेशान होने की बात नहीं है, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। निहायत आराम और तवज्जो से इसका चेहरा तब्दील करो, मैं किसी की गलती मुआफ़ नहीं करता। तुमने कोई खराबी पैदा की तो जान से जाओगे। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, जनाब मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ, आप गॉडफादर हैं, मैं कभी गलती करने की जुर्रत नहीं करूँगा। नारंग इजी चेयर पर बैठ गया और आईने में खुद को देखने लगा। गॉडफादर ने एक तस्वीर मुझे पेश करते हुए कहा, चेहरा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरा एक मातियत है, बहुत काम का आदमी है, लेकिन बहुत ही पुरस्कार तौर पर मारा गया है। कानून के मुहाफिज इसे जिंदा समझते हैं, लिहाजा अब इसे जिंदा ही रहना चाहिए। नारंग ने मजीद कहा, मैं मुस्तकिल प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि फिर चेहरे को तब्दील करने में दुश्वारी पैदा होती है। कोई ऐसा मेकअप करो कि जो पकड़ में ना आए और आसानी से चेहरा बदल भी सके। मैंने कहा, प्लास्टिक के रेशों, इंसानी गोश्त के रेशों और रबड़ के मुरक्कब से एक पतली जिल्द तैयार की जाती है, वो हमारे पास है। उसे आप चेहरे पर लगाएंगे, उसका जोड़ गर्दन के पीछे और सीने पर होगा, लेकिन जोड़ भी इस सफाई के साथ होगा कि कोई देखकर भी पहचान नहीं सकेगा। लेकिन जब आप उस मेकअप से निजात पाना चाहेंगे तो उस जोड़ की तरफ से उसे खींचकर अपने चेहरे से पूरे उस मेकअप को उतार सकेंगे। वो मुतमईन हो गया। मैं उसका मेकअप करने लगा। जो कुछ मैंने कहा था उसके अलावा भी मैंने उसके चेहरे पर एक ऐसा लेसदार मादा लगाया जो पहले कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसकी खासियत ये थी कि चेहरा जगह जगह से सुकड़ जाता था। मैंने वो लेसदार मादा उसके चेहरे पर चढ़ाया और फिर गॉडफादर की दी हुई तस्वीर के मुताबिक उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से तराश कर एक मुजस्मा साज की महारत का मुजाहरा करने लगा। जैसे जैसे चेहरा तैयार हो रहा था वो सब मुतमईन हो रहे थे। पहले वो लोग मुतमईन नहीं थे, इसलिए गॉडफादर ने फ़ोन के ज़रिए तस्दीक की थी कि मैं वाकई इस मामले में महारत रखता हूँ या नहीं। और ऐसे ही वक्त मैंने अपने दिमाग के अंदर महसूस किया था कि नारंग ख्याल ख्वानी के ज़रिए मेरी असलियत मालूम करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो एक प्लास्टिक सर्जरी माहिर के मातियत की हैसियत से आया था। मेरे ख्यालात ने भी उसे यही समझाया और वो समझकर मुतमईन हो गया। सर्जरी मुकम्मल होने के बाद नारंग उठकर खड़ा हो गया, आईने के सामने मुख्तलिफ अंदाज से अपने चेहरे को देखने लगा। गॉडफादर ने भी कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बन गए हो, यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तुम्हें कभी अमौन की हैसियत से नहीं पहचान सकेंगे। अब तुम अपना लबो लहजा भी बदल लेना और नाम भी। नारंग ने कहा, जब मैं इस हद तक बदल गया हूँ तो मैं आखिरी हद तक भी बदल जाऊँगा, और यूं तब्दील होते रहने के लिए लाजमी है कि मुझे सिर्फ पुलिस और इंटेलिजेंस वाले नहीं बल्कि मेरे जानने वाले भी ना देख सकें और ना मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। रोजी ने कहा, यहाँ भला कौन तुम्हें पहचानेगा, यहाँ तो सिर्फ हम तीन हैं। गॉडफादर तो तुम्हें अपना दस्ते रास्त बना रहे हैं। मैं तुम्हारी महबूबा हूँ और ये बेचारा तो डॉक्टर है जिसने तुम्हारे चेहरे को बड़ी कामयाबी से तब्दील किया है। ये तो इस माहिर की बदकिस्मती है कि इसने मेरा चेहरा तब्दील किया और मौजूदा चेहरे के साथ मुझे देख रहा है। आइंदा कभी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, लिहाजा इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। गॉडफादर ने कहा, ऐसी बातें न करो, इसका उस्ताद हमारा बहुत पुराना खादिम है, ये लोग हमारे वफादार हैं, मर जाएंगे लेकिन कभी हमारे खिलाफ जुबान नहीं खोलेंगे। इससे बेहतर है कि इसे मार ही दिया जाए ताकि जुबान खोलने का खदशा ही न रहे। रोजी ने कहा, मौन तुम पर तो हमेशा खून सवार रहते हैं, बस कत्ल करना जानते हो, अपनों से भी दुश्मनी मोल लोगे तो क्या इस दुनिया में तनहा जीने का इरादा है। उसने रोजी के मुंह पर एक उल्टा हाथ मारते हुए कहा, जब मर्द आपस में बात कर रहे हो तो औरत को नहीं बोलना चाहिए। वो मार खाकर पीछे गिरने वाली थी। गॉडफादर ने उसे एक हाथ से संभाला, फिर दूसरा हाथ जेब में रखा। वो मार खाकर पीछे गिरने वाली थी। गॉडफादर ने उसे एक हाथ से संभाला, फिर दूसरा हाथ जेब में रखा। पिस्तौल निकालकर उसे अमौन का निशाना लेते हुए कहा, मैं जितना मेहरबान हूँ उतना ही जालिम भी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना वक्त इसलिए ज़ाया किया है ताकि तुम मेरे काम आ सको, लेकिन तुम मेरे खिलाफ चल रहे हो। वो हंसते हुए बोला, ये पिस्तौल अपनी जेब में रख लो, तुम नहीं जानते मुझे दुनिया का कोई हथियार नहीं मार सकता। गॉडफादर ने कहा, तुम एक बार गोली खाकर ऑपरेशन के जरिए बच गए तो समझते हो हमेशा बचते रहोगे। मैं अभी ये कारनामा करके दिखाता हूँ। इस वक्त जो पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है तुम अभी इसे मेरे हाथ में दोगे। इससे पहले कि नारंग उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे मजबूर करता और पिस्तौल उसकी तरफ उछालता, मैंने गॉडफादर के दिमाग पर कब्जा जमाकर पिस्तौल मेरी तरफ उछालने पर मजबूर किया और इसे कैच कर लिया। नारंग ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हारा कारनामा, तुम तो इस पिस्तौल को अपने हाथ में लेना चाहते थे। उसने फौरन ही मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर उस पिस्तौल को हासिल करना चाहा ताकि वो उसके हाथ में आ जाए, लेकिन वो मेरे दिमाग पर नहीं बल्कि मेरे मौजूदा बहरूप के एतबार से प्लास्टिक सर्जरी माहिर के असिस्टेंट के दिमाग पर कब्जा जमा रहा था और नाकाम हो रहा था। उसने 2-3 बार कोशिशें की, फिर हैरानी और परेशानी से मुझे देखने लगा। इसके बाद पूछा, तुम कौन हो? गॉडफादर को बता दूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस तरह जिस्म बदलते बदलते आखिरी मरहले पर पहुंच गए हो।
ये जिस्म अगर गोलियों से चलनी कर दिया जाएगा तो तुम्हारी आत्मा फिर किसी दूसरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेगी, ना कोई नया जिस्म हासिल कर सकेगी। क्यों नारंग, मैं गलत कह रहा हूँ? वो मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया। मुझे देखते हुए बोला, तुम बताओ कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें तो सोनिया जानती है, क्योंकि तुम उससे इंतकाम लेने के लिए पहले उसके बेटे को मारना चाहते थे। और इसी तरह रफ्ता रफ्ता वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। सोनिया ने रोजी की जुबान से कहा, हाय नारंग, मैं इस वक्त रोजी नहीं सोनिया बोल रही हूँ। क्या तुम अपना भारत देश छोड़कर अपनी माँ को हलाक करने आए हो? क्या तुमने नीलमा की बरतनाक मौत नहीं देखी थी? वो रोजी को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम समझती हो कि इस शख्स के हाथ में जो पिस्तौल है उसकी गोली मुझे हलाक कर डालेगी? इसे कहो मुझ पर गोलियां चलाए, मैं तुम लोगों के सामने यहाँ रखे हुए औजार से अपने जिस्म से गोलियां निकाल कर और जिंदा रहकर दिखाऊंगा। तुम हमें नादान समझते हो। 6 जिस्म बदलने के बाद अब तुम्हारी आत्मा शक्ति कमजोर हो गई है। ना तो किसी नए जिस्म में जा सकते हो और ना ही किसी शक्ति से अपने अंदर पेवस्त होने वाली गोलियां निकाल सकते हो, ना अपने जख्म भर सकते हो। क्या अब भी कहोगे कि हम गोलियां चलाएं? वह बेबसी से रोजी को ऐसे तकने लगा जैसे उसके पीछे सोनिया को देख रहा हो। सोनिया ने कहा, मैंने जिस तरह नीलमा को टुकड़े टुकड़े करके मारे उसी तरह तुम्हें भी दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। अब तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर जहाँ जाना चाहो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती रहूंगी। गॉडफादर ने आगे बढ़कर उसे मारते हुए कहा, जलील कुत्ते, मैं तुझे पनाह दे रहा था, कानून के मुहाफिजों से बचाकर एक अच्छा ओहदा तुझे देने वाला था, और तू हमें मार डालना चाहता था। नारंग ने आज तक किसी से मार नहीं खाई थी। उसने फौरन ही उसके दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा किया। गॉडफादर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने पिस्तौल को नारंग की तरफ उछाला। वो बेख्तियार उसे कैच करने के लिए आगे आया। मैंने उसके मुंह पर एक घुंसा मारा। वो दूसरी तरफ घूम गया। दूसरी तरफ रोजी के अंदर सोनिया समाई हुई थी। उसने घूमकर एक लात उसके मुंह पर मारी। मुंह फिर से मेरी तरफ घूम गया। इसी तरह हम दोनों उसकी पिटाई करने लगे। वो भी अच्छा फाइटर था। उस वक्त जबरदस्त मार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था। इस तरह वो मार खाते खाते दीवार से लगकर हाँफने लगा। मैंने उसके पेट पर लात मारी। वो झुका तो सोनिया ने उसके मुंह पर लात मारी। वो फिर सीधा हो गया। वो कई जगह से लहू लुहान हो रहा था। उसने हाँफते हुए मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने रोजी की तरफ इशारा करके कहा, इससे पूछो। उसने रोजी की तरफ देखा तो सोनिया की आवाज़ गूंजी, मैं वही सोनिया हूं जिसे तुमने हलाक करने की कसम खाई है, और मुझे हलाक करने से पहले मेरे पूरे खानदान को मार डालना चाहते थे। अब तुम्हारा क्या बनेगा? वो आंखें फाड़ फाड़ कर रोजी को देखने लगा और सोचने लगा, ना तो इन पर टेलीपैथी का असर होगा, ना मेरे जादू का। मैं इन पर किसी तरह भी गालिब नहीं आ सकूंगा। मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। ये सोचते ही वो वहां से निकलकर भागने लगा। सोनिया खामोश रही। मैंने कहा, क्या ख्याल है सोनिया? वो बोली, इसे भागने दो, मुझे इसे दौड़ा दौड़ा कर मारना है। ये जहां जाएगा वहां महफूज नहीं रहेगा। इसकी आत्मा शक्ति कमजोर हो गई है। अब ये सांस रोककर किसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि बुरी तरह जख्मी हो गया है। बेहतर यह है कि इसे और बुरी तरह दिमागी तौर पर कमजोर किया जाए, ताकि आइंदा कभी हमें दिमाग में आने से ना रोक सके। वह चर्च के हाथे से निकलकर एक रास्ते पर भागा जा रहा था। अपने नाक मुंह से बहता खून पहुंचता जा रहा था। उसने एक टैक्सी वाले को हाथ के इशारे से रोका। टैक्सी जैसे उसके करीब आई, मैंने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो एकदम से चीख मारकर गिरा और टैक्सी के सामने तड़पने लगा। टैक्सी ड्राइवर और दूसरे लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, दौड़ते हुए उसे उठाने के लिए आए। वो अपनी कुव्वत बर्दाश्त से काम लेकर उठने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बार सोनिया ने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वह फिर चीखें मारकर तड़पने लगा। 2-4 लोगों ने कहा, यह कुछ बीमार है, इसे अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे सहारा देकर उठाया और टैक्सी की पिछली सीट पर बैठाया। उसके साथ 2 अफराद बैठ गए, फिर अस्पताल की तरफ जाने लगे। वो अपनी ज़हनी अजियतों को बर्दाश्त कर रहा था। अचानक सोनिया ने उस पर गालिब आकर मजबूर किया तो वो उठकर फौरन ही टैक्सी ड्राइवर से लिपट गया और उसका गला दबाने लगा। ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी रोकी। उसके पास बैठे हुए अशखास ड्राइवर की गर्दन छुड़ाने लगे। वहां फिर लोगों की भीड़ लगने लगी। पुलिस वाले भी आ गए। उनमें से एक शख्स ने कहा, यह शख्स पागल है या इस पर किसी किस्म का दौरा पड़ता है। हम इसे हमदर्दी कर रहे थे, इसे किसी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन यह ड्राइवर का गला दबोच कर मारना चाहता था। पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लिया, फिर अपने साथ एक मेंटल अस्पताल ले गए और वहां जहनी अमराज के डॉक्टर से कहा, इसका मुआयना किया जाए। जब उसका मुआयना होने लगा तो सोनिया ने उससे ऐसी हरकतें कराई कि डॉक्टर भी परेशान हो गए। बार बार उसे काबू में करने की कोशिशें करने लगे। आखिर ये फैसला किया गया कि इसे पागल खाने भेज दिया जाए। इस फैसले के मुताबिक उसे हथकड़ी पहनाई गई, रस्सियों से बांधा गया ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। फिर उसे एक पागल खाने में पहुंचा दिया गया। जब उसे एक कमरे में चंद पागलों के साथ पहुंचाया गया तो सोनिया ने उसके दिमाग में कहा, देखो ये कितनी अच्छी पुरसकून और वीरान जगह है। यहाँ रहकर तुम तपस्या कर सकते हो और दोबारा अपनी आत्मा शक्ति हासिल कर सकते हो। हम इंतजार करेंगे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर मजबूर हो जाएगा कि अपने दिमाग में आने वाले दुश्मनों को नहीं रोक सकेगा, लेकिन अपनी हमाकतों से और गलत मंसूबाबंदी के बायस वो इस हाल को पहुंच गया था। सोनिया ने कहा, तुम ये ना सोचना कि हम तुमसे गाफिल रहेंगे। तुम्हें दिमागी जल्जले वाली दवा दिन रात दी जाती रहेगी ताकि तुम कभी दिमागी तवानाई हासिल न कर सको। अब हम जा रहे हैं, यहाँ आराम से रहो।
हम उसके दिमाग से चले आए। वह बेबसी से आनी सलाखों वाले दरवाजे को थाम कर बाहर देखने लगा। इतना बड़ा शक्तिमान जो किसी से जेर नहीं होता था, अब एक पागल बनकर वहां कैद हो गया था। और अब उसके दिमाग में कोई ऐसी तदबीर नहीं आ रही थी कि वो खुद को वहां से रिहाई दिला सके। उसने सोचा, अमरीकी काबरीन में से किसी को मुखातिब करना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। शायद उनके टेलीपैथी जानने वाले मुझे यहाँ से निकाल सकें। वो बाबा साहब के दारे वालों के दुश्मन हैं, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। फिर उसे अल्पा का भी ख्याल आया, लेकिन ख्याल खोने की लहरें उसके दिमाग को ढूंढ नहीं सकती थी। वह इसराइली काबरीन में से किसी एक से रब्ता करके अल्पा से इल्तिजा कर सकता था कि वो उसके दिमाग में आए। ऐसे सोचते वक्त अचानक उसे पीठ पर एक जोरदार लात पड़ी। उसने पलट कर देखा, एक पागल उसके पीछे खड़ा हुआ था और कह रहा था, अबे अंदर आकर बाहर क्या देख रहा है? दूसरे पागल ने कहा, अपने बाप को देख रहा है। मेरे बाप ने भी मरते वक्त कहा था, बेटे पागल खाने में ही रहना, मैं वहीं आकर मुलाकात करूंगा। तीसरे पागल ने कहा, तो फिर यही तेरा बाप है, अभी बाहर से आया है। दूसरे पागल ने नारंग के मुंह पर थूक कर कहा, यह मेरा बाप नहीं हो सकता। मुंह पर थूकते ही नारंग आपे से बाहर हो गया, एकदम जुनून में आकर उसे मारने लगा। बाकी तीनों पागल उससे लिपट गए, उसकी पिटाई करने लगे। अच्छा खासा हंगामा हो गया, जिसे सुनकर गार्ड फौरन यहाँ दरवाज़ा खोल कर आए, फिर डंडों से उन्हें मारने लगे। इसके बाद नारंग की भी अच्छी तरह पिटाई की गई। उन्हें दूर दूर कमरे के एक एक कोने में बिठा दिया गया। वो दीवार से टेक लगाकर शिकस्त खुर्दा अंदाज में बैठ गया। बुरी तरह लहूलुहान हो गया था, थक कर निढाल भी हो चुका था। सोचने लगा कि अब गुस्सा करने और जोशो जुनून में आने से काम नहीं बनेगा, अब सब्र करना होगा। उसकी आत्मा शक्ति जरूर कमज़ोर हुई है, लेकिन टेलीपैथी का इल्म बाकी है। अगर वो अपने दिमाग की तवानाई बहाल रखेगा तो अपने बचाव के लिए कुछ कर सकेगा। उसने फिर सोचा, नहीं, मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, मुझे ज़रा सब्र करना चाहिए। इन पागलों में रहकर अपनी कुव्वत बर्दाश्त को आजमाना चाहिए। ज़रा दिमाग तबाना हो जाए, फिर मैं देखूंगा कि अपनी रिहाई के लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ गॉडफादर अपनी उस ऐशगाह में रोज़ी के साथ और मेरे साथ था। उसने मुझसे पूछा, तुम फरहाद हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सुन चुका हूँ। और अभी रोज़ी के अंदर से मादाम सोनिया बोल रही थी। हाँ, यहाँ हम मियाँ बीवी मौजूद हैं और अब जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम एक वार्निंग दे रहे हैं कि हम गुरु नारंग से बुरा हशर करेंगे तुम्हारा, क्योंकि तुम असला माफिया के गॉडफादर हो। दुनिया के पता नहीं कितने हिस्सों में असला सप्लाई करते हो। गॉडफादर ने कहा, मिस्टर फरहाद, हमारी दुनिया में इतनी बुराइयां और इतने जुराइम फैले हुए हैं कि आप टेलीपैथी की फौज के साथ भी उन जुराइम और बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हम कभी आपके मुकाबले पर नहीं आए कि ना हम आपसे टकराना चाहते हैं, ना आपसे कोई दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। आज भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, और अगर सज़ा देना चाहते हैं तो दुनिया के तमाम जुराइम पेशा अफराद को और उनके मालकान को सज़ा दें। सोनिया ने रोज़ी की ज़ुबान से बोलते हुए कहा, फरहाद ये दुरुस्त कह रहे, हमें किसी की अच्छाई बुराई से क्या लेना। हमें तो ये देखना है कि जो अच्छे नेक राह रास्त पर चलाने वालों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें सजाएं देकर ख़त्म कर देना चाहिए। लिहाजा इसको इसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन ये हमें पसंद नहीं है कि ये मज़हब की आड़ लेकर गॉड फादर बना हुआ है। इधर असलिया माफिया का गॉड फादर और उधर चर्च का फादर, लानत है। अगर अभी ये यहाँ से ना गया और चर्च को अपने तमाम आलेकारों के साथ खाली नहीं किया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फ़ौरन ही दोनों कान पकड़कर बोला, मैं अभी फ़ौरन ही अपने आलेकारों के साथ जा रहा हूँ। उसने फ़ौरन ही इंटरकॉम के जरिए अपने तमाम मातियतों को बुलाया और कहा, हम आज से ये चर्च छोड़ रहे हैं, यहाँ राहिब और राहिबा बनकर नहीं रहेंगे, लिहाजा अभी यहाँ से चलो। ये कहकर वो उस रिहाइशगाह से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आया और उसे उसके मातियतों के साथ जाते हुए देखने लगा। जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो सोनिया ने गॉड फादर से कहा, मैं अभी कह चुकी हूँ कि जो राह रास्त पर जाने वालों को सताए तो हम उन्हें बुरी तरह सजाएं देते हैं, हत्ता के हलाक तक कर देते हैं। तुम जो दुनिया में असला सप्लाई करते हो तो ऐसे असले से कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, तुम कभी उसका जवाब नहीं दे सकोगे, लिहाजा तुम भी सज़ा के काबिल हो। वो परेशान होकर बोला, आप बात बदल रही हैं। मैं बात नहीं बदल रही, तुम्हारा रास्ता बदल रही हूँ। अगर हो सके तो जुराइम से बाहर आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो हम तुम पर जबर नहीं करेंगे। तुम ज़रूर ज़ेर ज़मीन दुनिया के गॉड फादर बने रहो और जुराइम करते रहो, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगी। वो हैरानी से बोला, आप मेरी मदद करेंगी? हैरान क्यों होते हो? अगर मेरी किसी बात में वजन नहीं होगा और वह तुम्हें गलत लगेगी तो उस पर अमल ना करना। आप क्या कहना चाहती हैं? वो नारंग बड़ी खूबियों का मालिक है, जादूगर भी और टेलीपैथी भी जानता है, लेकिन वह कभी किसी का हो नहीं सकता। लेकिन तुम उसे अपना मातियत बनाओगे, वह कभी किसी का मातियत नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा बादशाह बनकर रहने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर तुम उसकी टेलीपैथी से काम लेना चाहते हो तो बड़ी चालाकियों से काम लो, तभी उसे हमेशा अपने मातियत बनाकर बहुत से काम ले सकोगे। मादाम आपकी बातों में वजन है और मैं बागी हो जाने वालों से काम लेना जानता हूँ, उन्हें मजबूर और बेबस गुलाम बनाकर रखना भी जानता हूँ। सब ये सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तेजपाल को किसने अगवा किया है। खुद हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि तेजपाल अचानक कहाँ गुम कर दिया गया है। अल्पा भी हैरान थी, लेकिन अमरीकी काबरीन यकीन नहीं कर रहे थे। वह समझ रहे थे कि अल्पा ने ही तेजपाल को अगवा किया है, क्योंकि गुरु नारंग के बारे में मालूम हो गया था कि वह जिस्म बदलकर और एमोन नामी खतरनाक आदमी के जिस्म में दाखिल होकर बेबस हो गया है। तेजपाल और नारंग दोनों ही बाकमाल और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे।
सुराग रसानों को इस बात का इंतजार था कि वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों का इजहार करेंगे तो शायद उनका सुराग मिल सकेगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि दो गैर मुल्की खतरनाक मुजरिमाना जहनीत रखने वाले कहीं रूपोश हो गए थे। इसके अलावा भी जो कुछ हो रहा था उसे अमरीकी अकाबरीन समझ रहे थे, और वो बात यह थी कि उनके 16 टेलीपैथी जानने वालों में से 4 कहीं गुम हो गए थे, और सभी ये राय कायम कर रहे थे कि जीनी ने जिस तरह 18 टेलीपैथी जानने वालों में से 2 को ख़त्म किया, उसी तरह उसने और पोरस ने दूसरे 4 टेलीपैथी जानने वालों को भी खामोशी से हलाक कर दिया। वह शायद अभी अमरीका से नहीं गए हैं। अमरीकी अकाबरीन अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों की हलाकत की खबर छुपा रहे थे। छुपाने में यह मसलियत थी, वो रोब और दबदबा कायम रखना चाहते थे कि अभी अमरीका में 16 टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं, और अगर ये बात किसी ने जाहिर की तो ये सुराग मिल सकेगा कि यह खबर जाहिर करने वाला कौन है। ऐसा करने वाला दुश्मन तो ज़रूर होगा, लेकिन ऐसे दोस्त भी होते हैं जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करते हैं और बात को छुपा कर रखते हैं। एल्पा और ब्रेन आदम के दिमाग ऐसे हो गए थे कि वो एक दूसरे से ख्याल ख्वानी के जरिए बोल नहीं सकते थे। अगर एल्पा अपने बिग ब्रदर को मुखातिब करती तो उसका दिमाग नहीं मिलता, इसलिए वो अक्सर टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू करते, और कोई ख़ास बहुत ही अहम बात हो तो खुफिया मुलाकात करते। ऐसी एक जगह उन दोनों ने मुलाकात की। फिर ब्रेन आदम ने कहा, मामलात ऐसे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहे। तुम कह रही थी कि तेजपाल बहुत गैर मामूली है। हाँ, बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। हमारे बहुत ही काम आ सकता था, अब भी आ सकता है अगर उसका सुराग मिल जाए। यही बात तो समझ में नहीं आ रही, आखिर उसने किसने गायब किया है? बाबा साहब के इदारे वालों के मुतल्लिक तो सोचा ही नहीं जा सकता। सोनिया अमेरिका में थी, तेजपाल उसके करीब था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया था और नीलमा को मार दिया। हमारा शुबा सिर्फ अमेरिका के रूपोश टेलीपैथी जानने वालों की तरफ जाता है। उन्होंने उसे कहीं गायब किया है? नहीं बिग ब्रदर, वो तो उनके शिकंजे में था। उन्होंने तेजपाल को अपना मामूल और ताबे बना रखा था। फिर वो क्यों उसके लिए परेशान है और उसे तलाश कर रहे हैं? वो शायद हमें धोखा दे रहे हैं, इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? वो अपनी बहुत सी अहम बातें छुपाते हैं, इसे भी छुपा रहे होंगे, और मुझे शुबह के नारंग को गायब करने में उनका हाथ है। तुम खुद सोचो कि इतनी ज़बरदस्त शक्ति रखने वाला गुरु नारंग आखिर कहाँ जा सकता है? या तो उसे हलाक कर दिया गया है या फिर उसे कहीं छुपा कर रखा गया। और अगर तेजपाल और नारंग को उन्होंने छुपा कर रखा है तो वो हमारी तरह बड़ी राजदारी बरत रहे हैं। तो मेरी बात को समझो कि अब तक ये बात किसी की समझ में नहीं आई है कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमारा दिमाग मुर्दा कैसे है? कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों तक नहीं पहुंचता है। अब तेजपाल और नारंग ऐसी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। नारंग ऐसा जादूगर है जो किसी न किसी तरह हमारे बारे में ज़रूर मालूम करेगा, और मालूम करने के लिए बहुत राजदारी से काम लिया जा रहा है। जीनी और पोरस ने 2 टेलीपैथी जानने वालों को हलाक कर दिया है। इसके बाद बाबा साहब के इदारे की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। फरहाद अली तैमूर के जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। कहीं किसी की मौजूदगी की इतला नहीं मिल रही है। क्या ये गहरी खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा नहीं हो सकती? हो सकता है, लेकिन अभी जो तेजपाल और नारंग का मामला है उससे बाबा साहब के इदारे वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो उन दोनों की फ़िक्र, और मैं चाहता हूँ कि वो कमबख्त गुरु नारंग यहाँ किसी तरह भी ना आए। आएगा तो मालूम कर लेगा कि हमने किस तरह डॉक्टर के जरिए अपने दिमाग को जिंदा रखा है। मैं फिर एक बार मालूम करने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर अमरीकी काबरीन में से एक फ़ौज के आला अफसर के दिमाग में पहुँच कर कहा, मैं एल्पा बोल रही हूँ। वो खुश होकर बोला, शुक्रिया, तुमने मुझे याद किया। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस इतना ही करो, जो सच है वो बता दो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। पहले तेजपाल गायब हुआ, उसके बाद गुरु नारंग, आखिर ये दोनों कहाँ हैं? हम यकीन से कह सकते हैं कि तुम लोगों ने उन्हें छुपा रखा है। ये तुम गलत सोच रही हो। वो हमारे पास होते तो हम उनसे काम लेते, छुपा कर नहीं रखते। अब से पहले भी तुमने टेलीपैथी जाने वाली जीनी को पागल खाने में छुपा कर रखा था। अब हम कैसे यकीन दिलाएं? हो सकता है कि वो दोनों मर चुके हों। तुम्हारी ऐसी बातों से पता चलता है कि तुम सच को छुपा रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उनके दिमागों में पहुंचने की कोशिश करती हूँ। तेजपाल तो पहले योगा का माहिर नहीं था, लेकिन अब उस पर कुछ ऐसा अमल किया गया है कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता है। इसी तरह गुरु नारंग के दिमाग में भी कई बार जा चुकी हूँ और वो भी सांस रोक लिया करता है। अब बताओ, अगर वो हलाक हो चुके हैं जैसा कि तुम कह रहे हो, तो फिर ये मेरी आमद पर सांस कैसे रोक लेते हैं? अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उन्हें छुपा कर रखा है, बल्कि वो तो ऐसी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल है कि अगर वो हमारे पास होते तो हम फ़ख्र से उन्हें दुनिया वालों के सामने पेश करते। तुम कुछ अरसे पहले जीनी जैसी टेलीपैथी जाने वाले पर भी फ़ख्र कर सकते थे, लेकिन उसे सारी दुनिया से छुपा कर एक पागल खाने में रखा था। कि अब भी उन दोनों को छुपा कर कहीं नहीं रख सकते? तुम जितना शुबा कर सकती हो कर लो। हम तो ये शुबा कर रहे हैं कि ये फरहाद और सोनिया की कोई चाल है। वो हमसे ये बातें छुपा रहे हैं और हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। जब वो किसी को अपने काबू में करते हैं तो बात छुपाते नहीं हैं, और दुश्मन पर गालिब आते हैं तो उसका तख्त या तख्ता करके रख देती हैं, और सारी दुनिया वालों को ये मालूम हो जाता है। एल्पा की ख्याल ख्वानी का सिलसिला अचानक ही टूट गया। वो अपने बिग ब्रदर के साथ एक छोटे से प्राइवेट कमरे में बैठी बातें कर रही थी और ख्याल ख्वानी के जरिए उस अफसर को मुखातिब कर रही थी। ऐसे ही वक्त दरवाजे पर ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कि दोनों हाथों से कोई दरवाजे को पीट रहा हो। फिर एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। एल्पा और ब्रेन आदम ने एक दूसरे को देखा। फिर वो बोला, यहाँ किसी को ये मालूम नहीं है कि तुम आई हो।
दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। एल्पा फौरन ही वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। ब्रेन आदम ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, तुम कौन हो? बाहर से वो बोली, अरे तुम दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बुलाकर नहीं पूछ सकते। जब वो मुझे मार डालेगा तो मैं क्या बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। उसने दरवाज़ा खोला। खुले हुए दरवाजे पर जीनी खड़ी हुई थी। वो जल्दी से अंदर आकर दरवाजे को बंद करते हुए बोली, शुक्रिया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ? इतनी बड़ी बड़ी आंखें रखते हो, नजर नहीं आता कि एक लड़की हूँ? तुम कहाँ से आई हो? क्यों घबराई हुई हो? एक आदमी मुझे दौड़ा रहा है, अगर वो यहाँ है तो दरवाज़ा ना खोलना। वो कोई पागल तो नहीं है, यूं ही तो नहीं दौड़ाएगा? आखिर बात क्या है? मैं क्या बताऊं? एक फिल्म की शूटिंग देखने गई थी, वहाँ एक मूंछों वाला अदाकार था। जब मैंने उसकी मूंछों को खींच कर देखा तो वो निकल गई। उसने गुस्सा दिखाया। डायरेक्टर ने भी कहा, ये लड़की क्या करती हो, जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से कैमरे के पीछे आई तो वहाँ एक कार खड़ी हुई थी। उस कार में एक मूंछों वाला शख्स आकर बैठना चाहता था। मैंने उसे मुखातिब किया, उसे ठहरने के लिए कहा। जब वो रुका तो मैंने उसकी बड़ी बड़ी मूंछों को खींचा। वो तकलीफ से चीख पड़ा और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। मैं भागने लगी, वो मेरे पीछे भागने लगा। वहाँ से मैं दौड़ती हुई कितनी ही गलियों से गुजरती हुई यहाँ पहुंची हूँ। प्लीज़ उसके लिए दरवाज़ा ना खोलना। ब्रेन आदम ने पूछा, क्या तुम पागल हो? तुमने उसकी मूंछें क्यों खींची थी? मैं मालूम करना चाहती थी कि क्या हर मर्द की मूंछें असली होती हैं या नकली। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ब्रेन आदम ने पूछा, कौन है? बाहर से एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, मैं एक आर्मी अफसर हूँ, फ़ौरन दरवाज़ा खोलो। जीनी सहम कर दूर चली गई। ब्रेन आदम ने दरवाज़ा खोला तो एक मूंछों वाला अफसर ब्रेन आदम को देखकर चौंक गया। फिर एकदम से फौजी अंदाज में सलूट करते हुए बोला, सर, यहाँ एक लड़की भागती हुई आई है। हाँ, आखिर बात क्या है? वो कोई पागल की बच्ची है, वो मेरी मूंछें खींच रही थी। ब्रेन आदम ने मुस्कुराकर आर्मी अफसर को देखकर कहा, भाई मेरी तरफ से उसे माफ़ कर दो। शायद वो कुछ एबनॉर्मल है, मेरे पास पनाह लेने के लिए आई है। आप उसे मार कर या उस पर गुस्सा उतार कर क्या करोगे? सर, आप कहते हैं तो मैं भला क्या कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो सलूट करके वापस चला गया। इस दौरान में अल्पा जीनी की आवाज़ होने के बाद उसके ख्यालात पड़ रही थी। पता चला कि उसका नाम रूबी है, वो यहूदी है और उसके शौहर का नाम नॉर्मन स्टोन है, तिल बैब की इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंजीनियर है। अल्पा ने जीनी के दिमाग से उसके शौहर का फ़ोन नंबर मालूम किया, फिर अपने मोबाइल पर यह नंबर मिलाकर कान से लगाया। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? हेलो हेलो, प्लीज़ स्पीक अप। अल्पा ने फ़ोन बंद कर दिया और नॉर्मन स्टोन यानी पोरस के दिमाग में पहुंच गई। उसके ख्यालात ने वही बात बताई कि वो तिल बैब की इलेक्ट्रिकल कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वहाँ 6 बरस से मुलाजिम है। 2 बरस पहले उसे तरक्की मिली थी, अब वो इंजीनियर बन गया था। फिर लंदन गया तो उसने रूबी को देखा। वो खूबसूरत भी थी और शरीर भी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बचपन और जवानी गले मिल रहे हों। उसने उसके घर शादी का पैगाम भेजा तो कबूल हो गया और शादी हो गई। वो 1 माह तक लंदन में रहा, फिर 3 दिन पहले तिल बैब अपनी ड्यूटी पर आ गया। शादी करने के बाद उसे पता चला कि उसकी शरारतें जितनी अच्छी लगती हैं उतनी मुश्किलात पैदा कर देती हैं। बाज़ औक़ात उसे दूसरों से मुआफ़ी मांगनी पड़ती है।